नमस्कार। द नागरिक में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं चाय, चर्चा और चेंज। इस कार्यक्रम में हम किसी न किसी मुद्दे पर बात करते हैं और अलग-अलग इलाकों से पत्रकार बुलाते हैं, जो उसके विशेषज्ञ हैं और उनसे विमर्श करते हैं। आज का मुद्दा वही है जो मणिपुर में चल रहा है पिछले लंबे समय से। 2 ढाई महीने हो गए और लंबे समय के बाद प्रधानमंत्री ने बयान दिया और प्रधानमंत्री का बयान जिस तरह से आया, उस पे अलग किस्म का बवेला मचा हुआ है। वो भी हम दिखाएँगे आपको वीडियो उनका। उसके पहले राहुल गांधी गए थे मणिपुर, वहाँ जो शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं लोग, उनसे जाकर के मिले और बड़ी दयनीय स्थिति वहाँ पता चली। अब तक 200 के करीब लोग मारे जा चुके हैं, हज़ारों घर जलाए जा चुके हैं, कई सैकड़ों धर्मस्थलों में आग लगाई जा चुकी है, खास करके चर्चों में कुछ मंदिर भी तोड़े गए हैं। जो मैतेई समुदाय और कुकी समाज समुदाय का जो झगड़ा है, आप सब जानते हैं कि वो झगड़ा क्यों शुरू हुआ, किस वजह से शुरू हुआ। मैतेई वहाँ पे जो है आधी से ज़्यादा जनसंख्या वहाँ मैतेई की है, लेकिन वो आदिवासी नहीं कहलाते हैं। जो शेड्यूल्ड ट्राइब के तहत जो उनको लाभ मिलना है, वो उनको नहीं मिलता, क्योंकि वो शेड्यूल्ड ट्राइब में नहीं आते हैं। और कुकी जनजाति जो है, वो शेड्यूल्ड ट्राइब में आते हैं, इसलिए उनका अधिकार है 371 जो है लागू है वहाँ पे। वो ज़मीन खरीद सकते हैं कहीं भी मणिपुर में, लेकिन मैतेई समाज के लोग नहीं खरीद सकते हैं। तो हाई कोर्ट का एक जो है जज का जो बयान आया, उसके बाद ये मामला जुलूस में बदला और जुलूस फिर झगड़े में हो तब्दील हो गया और फिर स्थिति ये है कि एक तरह से समझिए कि नियंत्रण से बाहर हो गई। लेकिन भारत सरकार और जो जो मणिपुर की सरकार है, वो अपने तरीके से चीज़ों को एड्रेस करती रही लोगों के सामने, बाकी देश के सामने। लेकिन वहाँ हालात लगातार बिगड़ते चले गए और अभी एक वीडियो 2-3 दिन पहले जो वायरल हुआ, जिसमें 3 महिलाओं के साथ जिस तरह से भीड़ ने बर्ताव किया, उनको नंगा कर के सड़क पे या कहिए जंगल की तरफ ले गए, उनके साथ बदतमीजियाँ की और बड़ी विभत्स वीडियो है जिसको हम दिखा नहीं सकते और हमने इस पे कार्यक्रम किया था। और उस वीडियो के बाद एक और हालाँकि वो कॉपीराइट एक्ट में आ जाता है, इसलिए मैं वो वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ। एक चैनल पे आया था जिसमें उसके जो उस औरतों के जो घर का एक जो सदस्य है, जो सेना में था, वो असम रेजिमेंट में सूबेदार रहा, उसने बयान दिया कि बड़ी पीड़ा के साथ उनका बयान आया कि हमने श्रीलंका में लड़ाई लड़ी, हम जो है करगिल युद्ध में थे, लेकिन हम देश को बचाने के लिए लगे हुए थे। देश की रक्षा तो हमने की, लेकिन हम अपने घर, अपने परिवार और अपने गाँव वालों की रक्षा नहीं कर सके। वो बहुत पीड़ा थी। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, डॉक्टर जो चीफ जस्टिस हैं धनंजय चंद्रचूड़, उन्होंने इस पर बयान दिया और उन्होंने बहुत सख्त बयान दिया और कहा कि अगर सरकार इस पे काम नहीं करती है, तो हम इसको संज्ञान में लेंगे और हम अपनी कार्रवाई करेंगे। उसके बाद फिर जो है, जो प्रधानमंत्री हैं, उनका बयान आया संसद सत्र शुरू होने से पहले और उन्होंने जो कहा, वो पहले सुन लीजिए, फिर हम जो है हाँ, उससे पहले हम अपने जो साथी मित्र हैं, जो पत्रकार हमारे साथ इकट्ठा हैं, उनसे अब आपको मिलवा देते हैं पहले। हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश पाठक, आप जानते हैं कई अखबारों के एडिटर रहे और देश के जाने-माने पत्रकार हैं, बहुत मुखर हैं, गांधीवादी हैं और इन सारी मुद्दों को लेकर के बड़े संवेदनशील रहते हैं। हमारे साथ हैं बंगाल से, पश्चिम बंगाल से, कोलकाता से प्रभाकर मणि तिवारी जी, जो जनसत्ता में लंबे समय तक काम किया, नॉर्थ ईस्ट में काम किया है, वहाँ के अखबारों में और नॉर्थ ईस्ट को बड़ी भली-भाँति समझते हैं। आप आज जो है इनके कई सारे वीडियो जो है या जो अलग-अलग चैनलों पे आते हैं, इनको आप देखते रहते हैं। हमने भी इनके कई सारे कार्यक्रम किए इनके साथ। तो ये उस पूरे हालात को बतलाएँगे प्रभाकर जी हमारे सामने और हमारे साथ हैं नेहा जी। नेहा शुक्ला जो कई अखबारों में काम कर चुकी हैं और अभी जो है अमेरिका के एक चैनल के लिए काम करती हैं भारत से। तो वो जो है, चूँकि ये महिलाओं का मुद्दा है और जिस तरह बयान आया है, उसको कह सकते हैं कि बड़ा असंवेदनशील बयान है, मैं तो मानता हूँ कम से कम। वो जो है हमारे साथ एक और जो मेहमान आने वाली थी, डॉक्टर मिदुसा मिडुसा, वो जुड़ गई हैं। वो असम से हैं और रहती तो लखनऊ में है, लेकिन जो है वो प्रोफ़ेसर हैं। वो इन चीज़ों पे बड़ा तेज़ नज़र रख रही हैं और उनकी नज़र ज़रूरी है। बहुत भावुक होकर के उन्होंने एक अपील भी की थी, वो भी हम आपको दिखलाएँगे। हालाँकि हम अपने एक कार्यक्रम में पहले दिखला चुके हैं और संजोग ऐसा रहा कि हमारे मित्र की परिचित निकल आई, उनके प्रोग्राम में मैंने इनको देखा और मैंने इनसे संपर्क किया। तो पहले डॉक्टर मिदुसा का वो बयान, वो भावुक अपील सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उस पे वो देखेंगे और फिर हम जो है अपने पत्रकार साथियों के साथ बात करेंगे। इंसान होने की हैसियत से कर रही हूँ। पिछले 2.5 महीने से हमारे देश का एक राज्य मणिपुर
जातीय हिंसा की आग में जल रहा है। इस आग की लपट में 150 से अधिक लोग आ चुके हैं, जिनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे सभी शामिल हैं। मगर आज एक जघन्य वजह से मेरी आत्मा कांप उठी है और हिंसा को बढ़ावा देकर लाशों पर अपनी सत्ता की नींव रखकर कटे हुए नरमुंडों से अपना सिंहासन सजाने वाली एक सरकार के डर के बावजूद मेरे लब खुल पड़े हैं। कुकी जनजाति की 2 महिलाओं को सरेआम नग्न अवस्था में सैकड़ों की तादाद में मैतेई मर्द एक मैदान में ले जाते हैं, उनके शरीर के साथ खिलवाड़ करते हुए उनकी निश्चित मृत्यु की ओर। आज करोड़ों लोग वो वीडियो देख रहे हैं। कुछ मानवता की मौत का शोक मना रहे हैं, कुछ पितृसत्ता के द्वारा औरत के शरीर को जंग में जीत या हार का हथियार और परिणाम दोनों बनते हुए बस देख रहे हैं। आप भी एक महिला हैं, एक आदिवासी महिला हैं। इस देश का इतिहास सदियों से मूल निवासी महिलाओं के साथ हुए हिंसा को देखता आ रहा है। आप भी जानती हैं, आपका देश के सर्वोच्च पद पर होना सभी महिलाओं के लिए गर्व और आश्वासन का विषय था। फिर आप चुप क्यों हैं? आपके पास वो अधिकार है, वो ताकत है जो हम जैसी आम महिलाओं में नहीं है, आम नागरिकों में नहीं है। आप शांति की अपील करेंगी तो शायद देश की विभिन्न समुदायों में हिंसा को पालने वाली सरकार की डिनर टेबल से गिरते लोगों के मांस के टुकड़ों पर पलने वाली देश की मीडिया को मणिपुर का एहसास हो। शायद आपके कहने से दुनिया में बजते भारत के डंके की आवाज के शोर में कहीं उन्हें उन 2 कुकी लड़कियों की आंखों में गूंजती चीख सुनाई दे। शायद सरकार को ही गोश्त नोचते नोचते यह याद आ जाए कि यह तो इंसान का है। औरत का शरीर इस देश में बहुत सस्ता है। शायद आपकी आवाज से उसे कोई भाव मिले। इसीलिए मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करती हूं उन 2 कुकी महिलाओं के लिए जो उन 100 आदमियों के नंगे जीत की एक कातिल, बुजदिल, फांसीवादी सरकार की और पितृसत्ता की बलि चढ़ गई। मणिपुर को बचा लीजिए, वहां की औरतों को बचा लीजिए। अब आप ही कुछ कर सकती हैं। तो ये जो अपील है वो डॉक्टर मेडुसा ने की है अपने समाज जो नॉर्थ ईस्ट पूरा है उसके लिए, चूंकि ये आग जो है मुझे लग रहा है कि फैल रही है। चूंकि अभी मिजोरम से खबर आ रही है कि वहां भी जो है इस तरह की चीजें हुई है और वहां पे धमकी दी गई है। अभी जो मैतेई समाज के लोग जो रहते हैं मिजोरम में, वहां के लोगों को धमकी दी गई है कि आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो आपके साथ बुरा होगा। क्योंकि जो मिजोरम में लोग रहते हैं उनका संबंध, कहते हैं कि जो है जो कुकी समाज के लोग हैं उनके साथ बेटी रोटी का संबंध है, तो एक भावनात्मक उनका संबंध है। तो मिजोरम तक वो चीजें पहुंच गई है। बाकी हम जानेंगे प्रभाकर तिवारी जी से और डॉक्टर मेडुसा से कि और क्या क्या होगा। लेकिन उसके पहले हम एक और वीडियो देखते हैं जो वहां के लोगों में जनाक्रोश है, उसके बाद उसको देख लेते हैं। अब जो पीएम साहब ने, प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया है और जिसको लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं, वो एक बार देख लेते हैं। क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं।
घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्म्य, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। तो सबने देखा, आप सबने कि जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री, उसका एक मैं मानता हूं कि मुझे जो समझ में आ रहा है कि ये सामान्यीकरण कर दिया है। जिस तरह से देश में अलग-अलग घटनाओं, अलग-अलग राज्यों में रेप की घटनाएं होती रहती हैं या महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं होती है, क्या ठीक है, इस देश में जो है हर जगह इस तरह की घटनाएं होती है और जो नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो डेटा है, उसके अनुसार सबसे ज़्यादा मामले राजस्थान में हैं। और इसमें हम देख रहे हैं कि 2021 में जो डेटा आया है, उसमें सबसे ज़्यादा मामले जो है राजस्थान में आए हैं और वो हैं 6000 के करीब मामले हैं। फिर जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश का जिक्र आया है। महाराष्ट्र में भी 2496 है, मध्य प्रदेश में 2947 है, दिल्ली में 1250 है, उत्तर प्रदेश में 2845 है और राजस्थान में 6337 मामले हैं जो दर्ज कराए गए हैं महिलाओं को लेकर के। तो ये जो घटनाएं हैं वो ठीक है, होती रहती है पूरे देश में, लेकिन ये जिस तरह से घटना होती है और मणिपुर में जिस तरह से घटना हुई है या हो रही है, क्या दोनों को एक करके देखा जा सकता है? सबसे पहले मैं डॉक्टर मेडुसा आपके पास आऊँगा। हालाँकि प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ये राजनैतिक है। जो मणिपुर की घटना है, वो राजनैतिक घटना है। तो इस पे राजनैतिक तरीके से क्यों ना बात की जाए? मेडुसा, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, प्लीज़ आप जवाब दें इसका। सबसे पहली बात तो ये है कि इन सभी घटनाओं को महिलाओं के खिलाफ जो भी अगर राजस्थान में है या छत्तीसगढ़ में है या कहीं पे भी अगर कोई भी अपराध हो रहा है, तो ये मुझे लगता है बहुत ही एक निकृष्ट मानसिकता का उदाहरण है कि आप 2 महिलाओं के साथ हुए 2 गुनाहों का कंपैरिज़न कर रहे हैं। आप उन्हें देखकर, उन्हें तौल कर देखना चाह रहे हैं कि ये ज़्यादा भयावह है, ये कम भयावह है, या ये सही है, या ये इन परिस्थितियों में हुआ या उन परिस्थितियों में हुआ। ये व्हाटअबाउटरी जिसको हम लोग बोलते हैं, ये उसी का एक उदाहरण है कि आप जिस वक़्त जिस घटना के विषय में बात हो रही है, उसके बारे में बात करने के बजाय आप किसी दूसरी चीज़ का उदाहरण देते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसीलिए किया जाता है कि जो जो जिस परिप्रेक्ष्य में जिस घटना के बारे में बात हो रही है, उससे डिस्ट्रैक्ट किया जा सके, उससे डिस्ट्रैक्शन हुआ जा सके। प्रधानमंत्री के बयान से मेरी खासकर मुझे नाराज़गी और मुझे डिसअपॉइंटमेंट इसलिए है कि उनके लिए बहुत ही आसान था मात्र एक अपील करना, एक शांति की अपील करना और इस बात की पूरी एक शब्द में, एक सेंटेंस में इस घटना की भर्त्सना करना, इस मानसिकता की भर्त्सना करना जिसमें किसी भी महिला के शरीर को हम जानते ही हैं, किसी भी जंग में महिला के शरीर को एक हथियार और परिणाम दोनों की तरह से देखा जाता है, उसका इस्तेमाल होता है। इतिहास में इसके उदाहरण रहे हैं। उसके बावजूद केवल इस घटना, क्योंकि ये घटना इतनी ज्यादा भयावह है और इतनी ज्यादा क्रूर है कि आपका उस घटना के सामने, उस घटना के साथ किसी भी दूसरी चीज को रखना, उसका जैसा कि आपने कहा एक सामान्यकरण है और मुझे लगता है ट्रिवियलाइजेशन भी है। आप ट्रिवियल कर दे रहे हैं कि हाँ ये तो होता ही रहता है, यहाँ पे भी हुआ है तो वहां पे भी हुआ है। हाँ, ये बात सही है कि ऐसा होता रहता है, ये लेकिन ये कोई गर्व करने की बात नहीं है या ये कोई सामान्य तौर से बोलकर किसी भी चीज को रफा-दफा करने की बात नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए कि इस तरीके की चीज अगर मणिपुर में हो रही है, तो छत्तीसगढ़ में भी हो रही है, राजस्थान में भी हो रही है। देश का प्रधानमंत्री होने के नाते आपको शर्म आनी चाहिए थी इस बात की। आपको कहना चाहिए था कि कहीं पे ये जो घटना हुई है, ये नहीं होनी चाहिए थी, गलत है, जो लोग हैं उनको सजा मिलेगी। इंस्टेड आप क्या कर रहे हैं? आप चीफ मिनिस्टर को, वहाँ के जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनको आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं भैया आप जरा देख लीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई थिंक इट वाज एन एक्सट्रीमली
immature statement from the point of view of a prime minister, और स्पेशली ये ज्यादा immature तब लगता है जब आप अभी कुछ इसी मामले में, इसी संदर्भ में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो निर्भया कांड के बाद जो उनका स्टेटमेंट था वो बहुत लोग देख रहे हैं, वो वीडियो शेयर भी हो रहा है, और उसमें आप उनकी बॉडी लैंग्वेज भी अगर आप देखें ना, उनकी आंखें झुकी हुई हैं, वो दुखी हैं, उनकी आवाज बहुत भारी है, दिख रहा है कि उनको शर्म आई है इस बात पर कि ऐसा कुछ इस देश में घटा। उन्होंने ये नहीं कहा कि दिल्ली का प्रधानमंत्री कौन है, दिल्ली के प्रधानमंत्री को बचाना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर की बात है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। So there is a very marked difference in the treatment of the whole incident from the point of view of the administration. और जहां तक बेसिकली दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से कि सामान्यकरण बिल्कुल वो कर रहे हैं, और पॉलिटिसाइजेशन की बात जहां तक है, ये सारी चीजें, द पर्सनल इज पॉलिटिकल, पर्सनल, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब औरत के शरीर को आप पॉलिटिकल गेन के लिए आप दो जनजातियों के बीच में एक पावर स्ट्रगल में उसका इस्तेमाल हो रहा है, तो पावर स्ट्रगल, पावर इज पॉलिटिकल, तो ये पॉलिटिसाइज तो होगा ही। और जब आप बार बार कोई भी अगर हिंसा की बात होती है, कोई भी कहीं पे भी हिंसा की बात होती है, इलेक्शन के समय की हिंसा की बात होती है, इलेक्शन के समय के बाद की हिंसा की बात होती है, पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं के अगेंस्ट हिंसा की बात होती है, आप हमेशा बंगाल का नाम लेते हैं, आप दूसरे ऑपोजिशन पार्टीज की जहां जहां सरकारें हैं वहां के लोगों की बात करते हैं, तो आप भी पॉलिटिसाइज करते हैं ना। तो आप क्यों पॉलिटिसाइज करते हैं जब आप चाहते हो कि सामने वाला पॉलिटिसाइज ना करे? आप करो तो कोई सादा, वो जो नहीं है, साडा कुत्ता कुत्ता स्वाडा कुत्ता टॉमी, तो आप जब करते हैं तो वही चीज आपको सामने वाले से एक्सपेक्ट करनी चाहिए, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये ऑल ऑफ दिस पॉलिटिसाइजेशन ना होना मुझे लगता है पॉलिटिसाइजेशन ना होना गलत है, क्योंकि पॉलिटिसाइजेशन जब तक नहीं होगा तब तक ये चीजें क्यों हो रही हैं और इन चीजों के पीछे क्या मोटिव है, वो आपको दिखेगा नहीं, वो आपको समझ में नहीं आएगा। नॉर्थ ईस्ट इन इटसेल्फ, वहां की जो पॉलिटी है, वहां के जो समीकरण है, वहां के जो बैलेंस है, वो बहुत ही एक्यूट है और बहुत ही प्रिकेरियस है। बहुत कुछ भी थोड़ा सा भी उसमें गड़बड़ होती है तो बड़ा एक इम्प्लोजन होने का चांस रहता है। जैसा कि अभी आपने कहा कि मिजोरम में भी जी चीजें हो जी रही, मिजोरम में भी बातें हो रही हैं, सो दिस इज गोइंग टू हैपन, सो देयर इज नो, यू मैं कैन नॉट मैं आता हूँ मैं आता हूँ आपके पास। जी मैं आता हूँ आपके पास। मैं प्रभाकर भाई आपके पास आना चाहता हूँ। जैसा डॉक्टर मिडूसा ने कहा, और जो हालात हैं, आप बंगाल में हैं, आप नॉर्थ ईस्ट में रहे हैं, तो आप क्या इसको देख रहे हैं कि क्या ये वाकई प्रधानमंत्री भी राजनीति नहीं कर रहे हैं? उनको जो करना चाहिए वो करने के बजाय ये अब यूरोपियन संसद में इस पे बात हो रही है, इसमें दुनिया के अलग अलग देशों में बात हो रही है, अलग अलग जो जो सभ्य समाज का फोरम है उस पर बात हो रही है, और प्रधानमंत्री एकदम इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि जो है कोई सामान्य सी बात है। तो क्या ये प्रधानमंत्री इस तरह की राजनीति करेंगे? क्या ये आप सही मानते हैं? इसको कैसा लग रहा है आपको? जी, ये कहना ज्यादा सही होगा कि असल में राजनीति तो प्रधानमंत्री ने ही शुरू की है इस पर। नहीं तो अगर ये वीडियो वायरल नहीं हुआ होता तो प्रधानमंत्री के जुबान पर उनकी मौत शब्द तक नहीं आया था। इतने 78-79 दिनों से चल रही थी हिंसा, और ऐसी हिंसा देश में कहीं नहीं हो रही है, देश में कहीं नहीं हुई है। ऐसे जातीय दंगे अधिकतम 7 दिन 10 दिन तक चले हैं। पहले भी हमने दंगे देखे हैं, बाबरी मस्जिद के बाद भी मेरठ सहारनपुर में दंगे होते ही रहे हैं, लेकिन इस पैमाने पर कोई हिंसा इतने लंबे समय तक चलती रहे, देश का प्रधानमंत्री चुप रहे, जिस पार्टी की सरकार केंद्र में है उसी की मणिपुर में है उसका मुख्यमंत्री चुप रहे, और ये घटना आप देखिए 3 मई को हिंसा शुरू हुई, 4 मई की घटना है, 18 मई को FIR 16 या 18 मई को दर्ज हुई। यानी अगर वीडियो सामने नहीं आता तब ये घटना दबी रहती। अब भी प्रधानमंत्री ये लोग कहते हैं मनमोहन सिंह को मौनी बाबा, लेकिन ये तो खुद मौनी बाबा बने हुए थे इस मुद्दे पर, और न तो मुख्यमंत्री को चेतावनी दी, न तो कोई बैठक की, न तो कोई हथियार, सिर्फ कुछ सुरक्षा बल भेज दिए। और मणिपुर में आप जानते हैं जो आर्म फोर्सेज एक्ट है, स्पेशल एक्ट, उसके कारण मणिपुर में एक केंद्रीय बलों को लेकर पहले से ही नाराजगी रही है असम राइफल्स। और 2004 में आपको याद होगा जब एक मनोरमा की हत्या हो गई थी रेप के बाद, तो उसके बाद महिलाओं ने नंगा होकर कांगला फोर्ट जो मुख्यालय था असम राइफल्स का, वहां प्रदर्शन किया था। वो तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हुई थी, और इसी तरह ये वीडियो भी दुनिया में वायरल हुआ। ये इस घटना ने उस घटना की याद दिला दी है कोई 20 साल पहले की,
लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। उसमें महिलाएं अपने अधिकार के लिए सामने खड़ी हुई थी, खुद अपने कपड़े उतारकर, और इसमें जातीय हिंसा के कारण महिलाओं को निशाना बनाया गया है। और आप जानते हैं मणिपुर एक दौर में उग्रवाद चरम पर रहा है, सबसे ज्यादा उग्रवादी संगठन कोई 3 दर्जन रहे हैं, लेकिन मणिपुर में कभी महिलाओं को उग्रवाद के चरम दौर में भी हथियार नहीं बनाया गया था। ये पहला मौका मैं देख रहा हूं कि इस जातीय हिंसा में सबसे ज्यादा महिलाएं पिस रही है, जैसे बाकी दुनिया में होता है युद्ध के दौरान सबसे या मानवीय त्रासदी में महिलाओं पर ही मार पड़ती है, तो अब मणिपुर में भी, और खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई है। इंटरनेट बंद है, इंटरनेट जिस दिन खुलेगा उस दिन क्या होगा आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, कैसी कैसी भयावह तस्वीरें और वीडियो सामने आएंगे उस दिन। तो ये बहुत शर्मनाक है जो राजनीति नहीं करने की बातें कह रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं, वही खुद राजनीति कर रहे हैं। नहीं तो पहले दिन से ही प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था, ठोस पहल करनी चाहिए थी। 1 महीने बाद अमित शाह गए, शांति समिति बना दी, बिना पूछे लोगों ने इस्तीफा दे दिया कि भैया हमसे तो राय नहीं ली। और क्या हालत है वहां, आप जाके देखिए इंफॉल में, मैं तो गया राहत शिविरों में, कैसे हालत में लोग दिन गुजार रहे हैं। पूरे जीवन की कमाई नष्ट हो गई रातों रात। जो दुश्मन थे वो दोस्त थे, वो दुश्मन बन गए, पड़ोसी थे वो जान के प्यासे बन गए। बहुत भयावह स्थिति है। माने सड़क पे चलते हुए आप भरोसा नहीं कर सकते हैं कि कब कौन कहां से आपको गोली आए और मार दे, आपका मित्र और पड़ोसी ही मार दे आपको। ऐसी, और महिलाएं सबसे ज्यादा इस त्रासदी की शिकार हुई है। और ऐसा नहीं है कोई भी महिला, मैं नहीं कहता कि कुकी के साथ हुआ या मैतेई के साथ नहीं हुआ, दोनों के साथ हुआ है। ऐसी 2 घटनाएं तो और आई हैं इंफॉल में इसके बाद, जिस जो 3 महिलाओं का वीडियो, उसके बाद फिर 2 घटनाएं आई हैं। उनके 100 तक आज तक नहीं मिले हैं, उन 2 युवतियों के 100। तो ऐसी ऐसी भयावह घटनाएं अभी तो और बहुत सारी आएंगी। और ये मैं मानता हूं कि ये जो शुरू हुई हिंसा, ये अचानक शुरू नहीं हुई, सिर्फ एक मांग के कारण और या हाई कोर्ट के फैसले के कारण शुरू नहीं हुई। ये असंतोष तो बहुत दिनों से खदबदा रहा था। सरकार ने जंगल से अवैध अतिक्रमण हटाओ का अभियान शुरू किया था, नार्को टेररिज्म का दावा किया था कि म्यांमार से लोग आकर हिल एरिया में रह रहे हैं, पर्वतीय, और आपको पता ही होगा मैदानी या इंफाल घाटी और पर्वतीय इलाकों में एक टकराव तो शुरू से ही रहा है। देश की आजादी के पहले से रहा है टकराव, जब से पर्वतीय इलाके में कुकी लोगों को बसाया गया, ये टकराव उसी समय से रहा है। और एक इंटेलिजेंस फेलियर है सरकार की। 3 तारीख को, अगर मणिपुर बहुत दुर्गम इलाका है, पर्वतीय इलाके खासकर, तो अगर एक साथ इतनी जगह 8 जिलों में हिंसा भड़क उठती है, यानी एक पूरी तरह प्री प्लान्ड है, सुनियोजित थी हिंसा। इतने दिनों से हथियार, अचानक एक दिन में हथियार नहीं जुट जाते हैं। इतने दिनों से थाने लूटे जाते रहे, सब होता रहा, प्लानिंग बनती रही, लेकिन सरकार को कानो कान भनक नहीं मिली। सरकार ने और उकसाया, चर्च तोड़ दिए, वहां कई लोगों को अवैध अतिक्रमण कर उनके घर तोड़ दिए। तो सरकार ने जो आग खदबदा रही थी उसको पलीता दिखाने का काम किया है। जी, सरकार ने पलीता दिखाने का काम किया है। मैं आना चाहूंगा डॉक्टर राकेश पाठक, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो कह रहे हैं मेडुसा ने जो कहा, वो हालात जो बयान किए, उसके बाद जो डॉक्टर जो प्रभाकर जी कह रहे हैं कि ये पूरी की पूरी राजनीति है, तो ये किस किस्म की राजनीति है? आप लंबे समय पत्रकारिता में रहे हैं, क्या इस किस्म की राजनीति की जरूरत है देश को, जो आपस में समाज को बांट दे? धनंजय जी, बहुत विस्तार से डॉक्टर मेडुसा और प्रभाकर जी ने पूरे परिदृश्य के बारे में बात की है। मैं इसे 3 अलग अलग कोण से देखना चाहता हूं। नंबर 1 कानून व्यवस्था के नजरिए से, नंबर 2 राजनीतिक नजरिए से, नंबर 3 सामाजिक दृष्टिकोण से। पहले कानून व्यवस्था की बात कर लेते हैं। हम लोग पत्रकार हैं, मैं क्राइम रिपोर्टर भी रहा हूं, आप लोगों ने भी इस तरह की पत्रकारिता की है। क्या किसी असंतोष से धधक रहे राज्य में यह संभव है कि इतनी बड़ी घटना 78 दिन तक स्थानीय प्रशासन, वहां के कंट्रोल रूम और वहां के जो पुलिस मुख्यालय में एक स्टेट सिचुएशन रूम होता है हर राज्य में, SSR कहते हैं, मैं लगातार 3-4 दिनों से हर चैनल पर कह रहा हूं, आप सब जानते हैं, हर जिले में होने वाली बड़ी घटना SSR तक नोट कराई जाती है। स्थानीय जिले का जो पुलिस कंट्रोल रूम होता है उसकी जिम्मेदारी होती है। SSR की जिम्मेदारी होती है कि जो ज्यादा संवेदनशील घटनाएं हैं, बड़ी घटनाएं हैं, उनकी जानकारी
राजधानी दिल्ली तक पहुंचाई जाए, केंद्रीय गृह मंत्रालय तक। और मणिपुर में असंतोष फरवरी मार्च से ही शुरू हो गया था। देखा जाए तो एक हाई अलर्ट जैसी स्थिति उस राज्य की तब भी थी। इसके बाद इस घटना का इतने दिनों तक छुपा रहना बिना स्थानीय प्रशासन, बिना राज्य सरकार की मर्जी के संभव नहीं है धनंजय जी। नहीं, उसमें तो भाई साहब ये है, मैं आपको थोड़ा सा और दर्शकों के लिए बतला दूं। उसमें तो ये हुआ कि जो पुलिस की प्रोटेक्शन, उस महिलाओं ने, जब भीड़ ने हमला किया घरों पे, तो भागी और पुलिस रास्ते में मिली और पुलिस के साथ वो कहा कि मुझे बचाइए, और पुलिस ने अपनी गाड़ी में बिठाया। लेकिन इस बीच भीड़ आ गई, भीड़ ने फिर उसको छीन लिया और भीड़ से डर करके पुलिस भाग गई। तो जब पुलिस भागी तो पुलिस के सब सामने हुआ, तो पुलिस को तो चाहिए था ना कि वो आगे बात करते, आगे बताते, बताया भी होगा, एसपी को कहा होगा और लोगों को कहा होगा, कहां कहां मैटर गया होगा, क्योंकि बहुत सेंसिटिव था और जो जो चल रहा था वो सबको पता था कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। जी बिल्कुल धनंजय, मैं उसी को विस्तार देना चाहता हूं कि पुलिस को, स्थानीय प्रशासन को, राज्य सरकार को सब कुछ पता था। ये वीडियो भी उनके संज्ञान में रहा होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग को 38 दिन पहले, वायरल होने के 38 दिन पहले शिकायत आ चुकी थी, मेल आ चुका था। बीच में गृह मंत्री अमित शाह वहां गए थे। क्या यह संभव है, इतनी भयावह, इतनी बर्बर, इतनी पैशाचिक घटना की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री को राज्य सरकार ने, डीजीपी ने, प्रमुख मुख्य सचिव ने नहीं दी होगी? यह संभव नहीं है। दूसरे इस पहलू पर आता हूं। ये मैंने कानून व्यवस्था का पक्ष रखा और इसमें उनकी मंशा, उनका घालमेल स्पष्ट दिखाई देता है सरकारों का, मणिपुर की सरकार और केंद्र सरकार। दूसरा इसका पहलू है राजनीतिक पहलू बिल्कुल स्पष्ट है कि पूर्वोत्तर में जिस तरह एक विचारधारा विशेष के लोग पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, उसकी परिणति यही होने वाली थी। यह तय था कि वो जहर जिसका जो बीज डाल रहे हैं वहां की सरजमी पर, वहां के पहाड़ों में, वहां के मैदानों में, उसमें से नफरत की फसल ही उगना थी। आप सब जानते हैं, उनके नाम भी लेने की जरूरत नहीं है कि उस विचारधारा के परिवार के कौन कौन पदाधिकारी वर्षों से वहां काम कर रहे थे। राजनीतिक पहलू इस रूप में भी देखने की जरूरत है कि जब प्रधानमंत्री वीडियो वायरल होने के बाद, मेडुसा की अपील के बाद, हम सब लोग, मैंने भी उस दिन आधी रात को फेसबुक लाइव किया, मैं रात भर सो नहीं पाया था, नींद नहीं आ रही थी, तो उठ के फिर मैं फेसबुक अपना शुरू किया और अपील की पूरे देश से। उसके बाद संसद के दरवाजे पर 36 सेकंड में प्रधानमंत्री अपनी बात कहते हैं और उसमें से भी एक पलड़े में मणिपुर को रखकर तराजू के दूसरे पलड़े में छत्तीसगढ़ और राजस्थान को रख रहे हैं। राजनीतिकरण तो वे स्वयं कर रहे थे उस वक्त। जिस वक्त उन्हें सिर्फ मणिपुर की बात करना थी, उस वक्त उन्होंने राजस्थान और छत्तीसगढ़ को बराबर के पलड़े में रखकर यह प्रयास करने की कोशिश की कि जहां कांग्रेस की सरकारें हैं या जहां गैर भाजपा शासित सरकारें हैं, वहां भी ऐसा कुछ हो रहा है। देश को उनसे पूछना चाहिए, देश ने पूछा भी है, क्या राजस्थान 70 दिन से 78 दिन से जल रहा था? क्या छत्तीसगढ़ इतने दिनों से जल रहा था? क्या वहां सड़कों पर इस तरह से इतनी अमानवीय घटना हुई थी? क्या राजस्थान की जो घटना है हत्या वाली, उसमें आरोपी नहीं पकड़े गए? क्या राजस्थान सरकार आरोपियों के पक्ष में खड़ी दिखाई दे रही है? क्या राजस्थान या छत्तीसगढ़ की सरकारों ने अपराध को छुपाने की कोशिश की है? तो सबसे निर्लज्ज प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया इस घटना के राजनीतिकरण का, और उनके तंत्र ने उसके बाद अगले 3 दिनों में झूठी खबरें वायरल करके, पश्चिम बंगाल की खबर झूठी थी, मणिपुर की घटना में एक मुस्लिम का नाम लेकर आ गए, एएनआई ने उसको ट्वीट भी कर दिया। तमाम सारे इस तरह के लोग जो उस खेमे के हैं, घोर दक्षिणपंथी घृणा के चलते झूठी खबरों के जरिए से काउंटर करने की कोशिश की गई। ये इसका राजनीतिक पक्ष है। तीसरा और अंतिम पहलू मैं इसको सामाजिक दृष्टिकोण से देखना चाहता हूं। इतनी भयानक घटना में पूरे देश को उठकर खड़े हो जाना चाहिए था, लेकिन हमारे समाज की रगों में एक खास तरह का विचार और उस विचार का विष, उस विचार का जहर इतना हमारी रगों में पहुंचा दिया गया है कि देश उस रूप में खड़ा नहीं हुआ जैसे निर्भया के समय पूरा देश खड़ा हो गया था। अभी
मेडुसा ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो उन्होंने कहा था, उस वक्त सरकार किस तरह खड़ी थी? क्या उस वक्त सरकार या सरकार के समर्थक दल ने उस घटना के बरक्स दूसरी घटनाएं सामने रखी थी? तब भी तो कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी, तब भी उन राज्यों में घटनाएं हो रही थी, लेकिन ऐसी कोई कोशिश नहीं की गई। तो हमारे समाज के भीतर से भी जो आवाज उठना चाहिए थी वो नहीं उठी है। और इसके उलट एक बहुसंख्यक तबका ऐसा है जो मणिपुर को बदनाम करने के लिए ऐसे ऐसे व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर ऐसी लंबी चौड़ी पोस्ट चल रही है कि मणिपुर में महिलाओं ने तो खुद को हथियार बना लिया है, खुद को औजार के रूप में अर्धसैनिक बलों के सामने खड़ा कर रहे थे, इत्यादि इत्यादि। ये जो सामाजिक पहलू है, ये राजनीतिक पहलू से भी ज्यादा खतरनाक है। अगर हमारा समाज इतनी भयावह घटना में भी चेतना शून्य होकर एक व्यक्ति, एक दल, एक विचारधारा को बचाने के लिए उसके पक्ष में इस तरह से पर्दादारी करेगा, तो हमारे समाज के खत्म होने की निशानी है ये। धनंजय जी, जिस तरह मेडुसा बोली, जिस तरह आप बोल रहे हैं, जिस तरह हम सब लोग बोल रहे हैं, ऐसे पूरे समाज को बोलना होगा। आज अगर खामोश रहे तो कल सन्नाटा छाएगा, आज अगर खामोश रहे तो कल सन्नाटा छाएगा। बस्ती बस्ती आग लगेगी, हर बस्ती जल जाएगी, सन्नाटे के पीछे से फिर एक सदा तब आएगी, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। ऐसी सदा आए उससे पहले हम सब हैं, हम अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं, आवाज उठाएं, इसकी जरूरत है। द नागरिक के पटल पर हम सब लोग आवाज उठा रहे हैं, हम सब लोग सिर्फ नागरिक बनकर ही आवाज उठाएं, उतना पर्याप्त है। दलों की सीमाओं से परे उठकर इस वक्त सिर्फ द नागरिक बनकर ही अपनी बात कहें, इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। धनंजय जी। आवाज नहीं आ रही आपकी धनंजय, आपकी आवाज, आप म्यूट हैं। जो आपने अभी शेर सुनाया 2 लाइन का, और जो आपने जितना बोला, तो 2 लाइन का शेर भी है तो जबरदस्त अभी, लेकिन इतनी पीड़ा है उसमें कि इस शेर के मतलब इस शेर से हम क्या करें? इसको कहते हैं ना कि दर्द हद से गुजर जाए तो क्या करिए। तो दर्द जब हद से गुजर जाए तो शेर याद कर लीजिए, कविताओं को पढ़ लीजिए, क्योंकि दर्द का निवारण जो है साहित्य में है। तो मैं आऊँ इस नेहा जी के पास, इसके पहले मैं एक जिक्र करना चाहूँगा। आपने कहा कि निर्भया के समय जो संवेदनशीलता थी वो फिर समाज में है, लेकिन मैं एक बीबीसी की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें लिखा है रिपोर्ट में कि एक स्वयंसेवी संस्था है दिल्ली की परी नाम की, जो रेप सर्वाइवर के ऊपर काम करती है। वहाँ एक काम करने वाली महिला है योगिता, उन्होंने कहा था कि जो निर्भया के समय जो एक एकजुटता, रोष और संवेदनशीलता देखी गई थी, वो अब लगभग समाप्त हो गई। इस तरह की स्थिति है। तो अब नेहा जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि आप जो है स्त्री भी हैं, पत्रकार भी हैं, और बाहर से सब चीज़ देख रही हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि आमतौर पर कहा जाता है कि स्त्रियों पे ही सारे युद्ध लड़े जाते हैं। आप चाहे जो सामुदायिक हिंसा हो या सांप्रदायिक हिंसा हो या 2 देशों के बीच की हिंसा हो या अपने आसपास के पड़ोसी समाज परिवार की हिंसा हो, तमाम जगहों पे स्त्रियों को सबसे ज़्यादा शिकार बनाया जाता है। सबसे कमज़ोर इसलिए शायद हमारे समाज ने कह दिया निर्बल कह दिया, लेकिन हालाँकि मैं अबला उनको नहीं मानता हूँ, बहुत ताकत है उसके भीतर। शायद स्त्रियों ने अपनी ताकत पहचाना नहीं है, और हमारे धर्म ने या हमारे समाज ने तो उसको पहचाना था, इसीलिए कहा था कि आदि शक्ति का रूप जो है दुर्गा को माना, कहा कि यहीं से सारी शक्तियाँ निकली हैं। तो आप नेहा जी इस पूरे प्रसंग को किस तरह से देख रही हैं, और कितनी पीड़ा है, और इसको किस तरह से हल किए जाने की ज़रूरत है, और जो राजनीति हो रही है इस राजनीति को लेकर के कितनी घृणा आ रही है आपकी? बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऐसे मुद्दे पर हम सब इकट्ठा हुए हैं धनंजय जी, जिस पर हर रोज भी अगर हम बात करें तो वो जो पीड़ा है वो कम नहीं हो रही है। जब से ये वीडियो आया है सामने, और इस पीड़ा का निवारण मैं बार बार इस मुद्दे पर बहस भी कर रही हूँ और समझने की कोशिश भी कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि समाधान के लिए जो सरकारों को प्रयास करना चाहिए, जो गुनाहगार हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई करनी चाहिए, ये सत्ता की तरफ से एक दिन भी एक स्टेटमेंट ऐसी नहीं आई है धनंजय जी जो मेरी पीड़ा को कम करे। एक महिला होने के नाते उस पीड़ा को सत्ता में बैठे लोग हर रोज बढ़ा रहे हैं। रेखा शर्मा एनसीडब्ल्यू की जो प्रेसिडेंट है, उनकी बातों से साफ झलक रहा था कि उन्होंने क्या कार्रवाई की 12 जून, अगर उनके पास शिकायत आ गई तो
उसके बाद सीएम बीरेन्द्र सिंह को सुनने बैठती हूँ तो उनकी तरफ से भी यही शब्द आते हैं कि मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता, इस्तीफे में नहीं पढ़ना चाहता, मुझे तो राज्य में शांति बहाली की ओर कोशिश करनी है। आपका राज्य तो मार्च महीने से ही सुलग रहा था, आप कैसे शांति बहाली की कोशिश कर रहे थे? बल्कि वहां पे मैतेई समुदाय के आप हीरो बनते जा रहे थे और आपको इस बात की चिंता नहीं थी कि जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसमें आपके प्रति अविश्वास जो है हर रोज गहराता जा रहा है। और ये अविश्वास सिर्फ मणिपुर में कुकी समुदाय के बीच में नहीं है। आपको पता ही है कि कुकी कम्युनिटी जो है सिर्फ मणिपुर में नहीं रहती है, बल्कि आस पड़ोस के जो राज्य है उसके अलावा म्यांमार में भी एक संख्या में रहती है। हमारे कुछ पड़ोसी मुल्कों में भी ये कम्युनिटी रहती है। तो एक बड़े तबके को जो बहुसंख्यकवाद है वो नाराज करता आ रहा था। और आप देखिए पहले तो यूरोपियन पार्लियामेंट में इसकी निंदा की गई, निंदा प्रस्ताव निकाला गया। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी ये आ गई है सामने चीज, निंदा की गई है कि भारत में चर्च जो जलाए गए हैं उनकी बहुत कम रिपोर्टिंग हुई है। महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है उसकी बहुत कम रिपोर्टिंग हुई है, बल्कि इससे ज्यादा अमानवीय घटनाएं वहां पे हुई है। तो ब्रिटेन की संसद में तो बेइज्जती फिर से हो गई। पूरा देश बेइज्जत नहीं हो रहा है, बल्कि पूरा विश्व जो है वो शर्मसार हो रहा है जो मणिपुर में हुआ है। और मुझे लगता है कि एक पल आप ये कहते हैं सत्ता वाले और बीजेपी वाले या फिर सरकार की तरफ से यूट्यूब और तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स को कहा जा रहा है कि ये वीडियो शेयर ना करें, मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है या फिर जो पैरामीटर्स है उसके अगेंस्ट है। फिर दो दिन के बाद मैं देख रही हूँ कि पश्चिम बंगाल से ऐसा ही वीडियो और खुद बीजेपी का जो मीडिया सेल है वो अपलोड कर रहा है, खुद संबित पात्रा जो है वो अपलोड कर रहे हैं और बिना किसी ब्लर के, बिना उस तस्वीर को ब्लर किए हुए वो अपलोड किए जा रहे हैं। आपकी जो संवेदनशीलता है इस राजनीति में इतनी स्वाहा हो गई है कि आप भूल ही बैठे हो कि आप कर क्या रहे हैं। सर्वप्रथम आप एक मनुष्य हैं, आपकी मानव जाति के प्रति जो है, अपनी जो महिला है जिसे हम देवी कहते हैं हिंदू धर्म में, उसके लिए जो सम्मान और आदर होना चाहिए वो आप भूल बैठे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा जो कि पूरे पूर्वोत्तर राज्यों के प्रधानमंत्री कहे जाते हैं, 2 दिन तक खामोश रहते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू खामोश हैं। सब सत्ता के गलियारे में किसी न किसी सिर्फ एक विचारधारा को प्रस्तुत करते हुए नजर आते हैं। तो क्यों ना सीएम बीरेन्द्र सिंह से जो है इस्तीफा लेना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री को क्रोध आया है तो उस क्रोध का असर क्या हुआ है, उस क्रोध की कार्रवाई क्या देखने को मिली है, उस क्रोध का हम क्या करें जब उस क्रोध का कुछ परिणाम ही नहीं नजर आता है। आप सदन में जवाब नहीं देना चाहते, आप सदन में टिप्पणी नहीं करना चाहते। राहुल गांधी विदेश में कुछ कहकर आ जाते हैं तो सत्ता पक्ष को लगता है कि आप सदन में आकर माफी मांगिए, आपने देश के खिलाफ जो है बयानबाजी की है बाहर जाकर। लेकिन जब मणिपुर में ऐसा कुछ होता है तो आप सदन में बयान नहीं देना चाहते। विपक्ष की जवाबदेही ज्यादा है लेकिन सत्ता पक्ष की जवाबदेही बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि ये देश कैसे लोकतंत्र, आप कैसे कहते हैं कि वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी। वी आर नॉट एट ऑल मदर ऑफ डेमोक्रेसी, बल्कि जो डेमोक्रेसी थी वो भी समाप्त हो गई। वाकई में कुछ लोग कह रहे हैं कि हम एक पिशाच काल में चले गए हैं, तो मुझे लगता है कि हम एक पिशाच काल में चले गए हैं जहां औरतों को सिर्फ और सिर्फ एक टूल बनाया जा रहा है अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को जो है फुलफिल करने के लिए। और एक और बात, संवेदनशीलता की बात मैं कह रही हूँ, प्रधानमंत्री संवेदनशील दिखते हैं। हिमाचल प्रदेश में एक बागी उम्मीदवार को वो फोन करते हैं, वो इतने संवेदनशील हो जाते हैं अपनी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए कि वो फोन करते हैं कि आप कृपया जो है निर्दलीय उम्मीदवार बनकर ना उतरिए चुनाव मैदान में, हमारी पार्टी को नुकसान होगा। लेकिन प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता इन तस्वीरों को देखने के बाद भी इतनी नहीं हुई कि वो पीड़ित को या फिर वहां की जो संबंधित विभाग है उनको फोन करके पूछ ले कि आपने क्या किया। क्या इस तरह की खबर सामने आई? क्या इस तरह की संवेदनशीलता प्रधानमंत्री की तरफ से आई? क्या केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से इस तरह की संवेदनशीलता आई? काले कपड़ों में ये तमाम महिलाएं और पुरुष जो वहां पर प्रदर्शन करें, मुझे तो बहुत खुशी होती है कि ऐसे ही गुस्से का जो है प्रदर्शन लगभग देश के हर राज्य से सामने आना चाहिए। क्यों कैंडल मार्च नहीं निकाला जा रहा है जो निर्भया के वक्त में निकाला गया था? और मुझे एक अफसोस ये भी होता है धनंजय जी की जो हिंदी बेल्ट है, मुझे लगता है कि जितने भी हम विभाजन को कम करने की कोशिश करें, लेकिन ये विभाजन कम होने की बजाय इतना गहरा गया है कि पूर्वोत्तर के राज्य की कोई महिला है, उसकी ये तस्वीर आई है तो हमारी अंतरात्मा को ये झकझोर नहीं रही है। मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि अगर हिंदी बेल्ट में, हिंदी रीजन के स्टेट्स में अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो अब तक बहुत उबाल आ चुका होता। महिलाएं ही जो महिलाओं में विभाजन को लेकर आगे चलती हैं। और मैं यहाँ पर एक और जोड़ देना चाहती हूँ,
एक तस्वीर मैंने देखी, लॉकेट चटर्जी है, बीजेपी एमपी है। आपको ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है? आप इतनी लाचार हैं कि आप मीडिया के सामने फूट फूट के रो रही, कह रही कि हम कहाँ जाए, हम भी देश की महिलाएं, पश्चिम बंगाल भी देश का हिस्सा है। आपके पास तो तमाम सरकारी तंत्र हैं, उस तंत्र के बावजूद आप मीडिया के सामने ऐसे लाचारी प्रस्तुत कर रही हैं। कोई आप पे क्यों भरोसा करेगा? आपकी कलई हर रोज जो है, आपका रंग जो है हर रोज उतर रहा है कि आप वाकई में जनता की, महिलाओं की, दलितों की भलाई के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कुर्सी पर बने रहने के लिए सारी तिकड़मबाजी और सारा जोर लगाया जाता है। महिलाओं की अगर इज्जत होती, महिलाओं का अगर सम्मान होता, तो आज बीजेपी की जितने भी महिला मंत्री हैं या फिर जितने भी समर्थक नेता हैं, उनके मुंह से ये नहीं आता कि राजस्थान में ये देखिए इतना इतना बलात्कार हो रहा है, कि छत्तीसगढ़ में देखिए ये ऐसा हुआ है, या फिर पश्चिम बंगाल के वीडियो ये शेयर ना करते। अगर संवेदनशीलता थोड़ी बहुत भी बच गई होती धनंजय जी, मुझे लगता है कि बीजेपी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और इसका गुस्सा वो अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे हैं कि देश की जनता में कितना ज्यादा है। जो भी संवेदनशील है, मुझे लगता है उसको मणिपुर की इस तस्वीरों ने जो है बहुत ही ज्यादा झकझोरा है। और ब्रिटिश पार्लियामेंट, यूरोपियन पार्लियामेंट और उसके बाद कई जो पूरी दुनिया की जो मीडिया है, सब आलोचना कर रही है, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम तो ये आंतरिक मसला है। तब आप इस सरकार का एक्शन प्लान देख लीजिए। पाकिस्तान पर आपका सीना जो है 56 इंच चौड़ा हो जाता है, आप सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं। चीन को आप कह देते हैं कि हमारे साथ बड़ी इकोनॉमी है। इसी के साथ आप कह देते हैं बहुत से ऐसे मसले हैं जहां पे आपको लगता है कि आप कार्रवाई नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री जी मौन हो जाते हैं। प्रधानमंत्री जी एक भी स्टेटमेंट नहीं देना चाहते। मैं आता हूं आपके पास, मैं आता हूं आपके पास वापस। मैं मेदुसा जी आपके पास आऊंगा कि आप चूंकि असम की रहने वाली हैं और जो नॉर्थ ईस्ट, जिसको 7 सिस्टर्स भी कहते हैं, हम लोग ने यही पढ़ा, 7 सिस्टर्स, 7 बहनें। तो जो 7 सिस्टर्स हैं उसमें सबसे बड़ी बहन तो असम है, और जो भी नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं उनको अगर आना है हिंदुस्तान, दिल्ली तक पहुंचना है, तो आसाम होकर के ही आ सकते हैं, और कोई दूसरा मेरे ख्याल से तो नहीं है, मेरी जानकारी में। तो आप वहां की रहने वाली हैं, आप नॉर्थ इंडिया में रह रही हैं, और आप पढ़ी लिखी महिला हैं, और उसके बाद आप एक्टिविस्ट के तौर पे भी काम कर रही हैं, सारी चीजों को देख रही हैं। हालांकि कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में, हम सब ये बात देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में हिंसा लगातार कहीं न कहीं चलती रहती है। तो नॉर्थ ईस्ट में जो हिंसा इतनी चलती है वो क्यों होती है? सवाल नंबर 1 है ये कि इतनी हिंसा वहां क्यों है। सवाल नंबर 2 है कि जो ये जो हिंसा है इसमें महिलाएं जो है कितनी प्रताड़ित है वहां। और सवाल नंबर 3 ये है कि भारत की जो सरकार है, चूंकि वो भारत का हिस्सा है पूरा नॉर्थ ईस्ट, भारत सरकार और भारत के जो लोग हैं उनका क्या नजरिया देख पाती है? जी डॉक्टर मेदुसा। सबसे सबसे पहला सवाल था कि नॉर्थ ईस्ट में हिंसा इतनी ज्यादा क्यों होती है, ऐसा आपको ये है। हाँ, ये बात जरूर है कि नॉर्थ ईस्ट में कई जगह कई समय पर या एक ही समय पर हिंसा होती रहती है। उसका कारण ये है कि नॉर्थ ईस्ट एक बहुत ही ज्यादा डाइवर्स ज्योग्राफिकल एरिया है। इतने छोटे छोटे जगहों में इतने छोटे छोटे ट्राइब्स हैं। हर ट्राइब अपने आप को, अपनी अस्मिता को, अपने इंडिविजुअलिटी को, अपनी आइडेंटिटी को बना के रखने की कोशिश करता है, और उस वजह से वो चाहता है, हर ट्राइब चाहता है, और ये नेचुरल है, हर इंसान चाहेगा कि जो उसकी पहचान है, जो उसके रूट्स हैं, जहां से वो आ रहे हैं, उनकी इज्जत हो, उनको उनकी इज्जत हो, उनको बचा के रखा जा सके, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब जैसे जैसे हमारी आजादी के बाद से चीजें बदली हैं, और एक तो पहली बात तो ये है कि आजादी के बाद से मुझे नहीं लगता कि नॉर्थ ईस्ट में उतना ज्यादा अटेंशन मिला भी होगा जितना लेट्स से सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम इंडिया को मिलता है। दैट इंक्लूड्स द allocation of resources, that includes the जो वहां का तेल है, जो वहां पे, बिकॉज हम लोग जानते हैं असम में रिफाइनरीज हैं और नॉर्थ ईस्ट में रिफाइनरीज हैं, वहां के तेल को वहां के लोगों के लिए यूज करने से ज्यादा वो रेस्ट ऑफ द कंट्री में सप्लाई होता है, एंड ये इकोनॉमिक रीजंस हैं, एंड ये तो नाउ बिकॉज रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन इतना अनइवन है, और अगर होता भी है, जैसा कि आपने कहा, असम को बड़ी बहन के रूप में देखा जाता है, तो रिसोर्सेज मेजर चंक जो है असम को जाता है, एंड देयर आर एरियाज, अरुणाचल है, मिजोरम है, मणिपुर है, जहां रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कम है। हाँ, स्टेट बजट्स है, बट फिर भी जिस तरीके की हमारे पास नेचुरल ब्यूटी है, जिस तरीके के हमारे पास रिसोर्सेज है, ऑयल हो, मिनरल्स हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इन सबको यूटिलाइज करने के लिए वहां से निकालने का जो एक
एफर्ट है वहां से निकालने का एफर्ट ज्यादा है और उनको देने का उनकी तरफ डेवलपमेंट के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनके रिफॉर्मेशन के लिए, उनके स्कूल्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, इन सारी चीजों के लिए जो एलोकेशन होना चाहिए था वो कम है। एंड प्लस ऑब्वियसली द जो डिवीजन है एलोकेशन का वो बहुत बहुत कम है। दूसरी बात यह है कि जो वहां पर 19 इंडिपेंडेंस के बाद से, इनफैक्ट अगर हम मिजोरम का भी केस देख ले, क्योंकि मिजोरम में भी 1966 से जो मिजो लिबरेशन फ्रंट, या आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने 1966 में अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। उसके बाद कई सारे मीटिंग्स हुए उनके ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स के साथ, एंड आफ्टर दैट सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस, जिसको कहते हैं सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस मिजो ग्रुप्स के साथ हुए। उसी तरह से ऐसे कई छोटे छोटे आर्म्ड मिलिशिया के ऑर्गेनाइजेशंस हैं। छोटे छोटे ट्राइब्स भी अपने आप के, उनके अपने आर्म्ड मिलिशिया हैं, आर्म्ड मिलिटेंट्स हैं जो उनके हक की बात करते हैं, उनकी और वो अपने आप में इन सारे ट्राइब्स के उनके हीरो हैं। जैसे मैते में अगर आप देख ले, आज की डेट में शायद मैते लापोंग है और अरम्बोल है, ये लोग जो हैं ये दीज आर कंसिडर्ड हीरोज ऑफ द मैते पीपल। उसी एंड दे आर आर्म्ड मिलिशिया, उन लोगों ने आर्मरीज लूटी हैं। इनफैक्ट अगर आप करण थापर के साथ जो इंटरव्यू आ रहा था, हाँ, प्रमोद सिंह का, जी, उन्होंने उसमें साफ कहा है कि ये वाइप आउट कर देंगे हम कुकी पॉपुलेशन को, हम लोग खत्म कर देंगे, बिकॉज कुकी पॉपुलेशन जो है उन्होंने जो मैते पॉपुलेशन मैते जहाँ पे रहते हैं उन एरियाज में ब्लॉकेड्स किए हैं। एंड ये 14% कुकी लोगों का पॉपुलेशन है वहां पर, 14%, और 53% अकॉर्डिंग टू द लास्ट सेंसस, 53%, 53 to 54% are the Meitei people. It is not possible for the 14% of the population to become so havi on the majority कि आपका जो क्या कहते हैं डेली रिसोर्सेज हैं उनको आप रोक सके। हाँ, ब्लॉकेड्स हुई होंगी, किसी भी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में इस तरीके की चीजें होती हैं, लेकिन आप नेशनल टीवी पे आकर साफ साफ आप कह रहे हो कि नहीं, हम वाइप आउट कर देंगे, वी विल डू एन एथनिक जेनोसाइड, हम करेंगे और ये होगा ही, बहुत आराम से वो कह रहे हैं। और उस तरीके के एक मिलिटेंट का खुला घूमना टू बी सीन विथ द चीफ मिनिस्टर, एंड द चीफ मिनिस्टर स्लोली, जैसे आप कह रहे थे, वो मैते लोगों के हीरो बन रहे हैं और वो उनका ये रेजिग्नेशन फाड़ के फेंक दिया जाता है। तो ये शो करता है कि कितना ज्यादा ये हैंड इन ग्लव है इन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। और जहां तक नॉर्थ ईस्ट में हिंसा की बात है, जैसा कि मैंने कहा, ट्राइबल ग्रुप्स के अपने अपने सबकी अपनी अस्मिता है, अपना एक आइडेंटिटी है, अपनी इंडिविजुअलिटी, अपना प्राइड है, जिस चीज को सब लोग मेंटेन करना चाहते हैं। और एक नेचुरल टेंडेंसी है किसी भी ह्यूमन कम्युनिटी की, किसी भी समुदाय की नेचुरल टेंडेंसी होती है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम क्या है कि ये नेचुरल टेंडेंसी के फलस्वरूप एक और पॉलिसी फेलियर के फलस्वरूप ये ऑर्गेनाइजेशंस आर्म्ड हो गई हैं, और बिकॉज दे आर आर्म्ड, क्योंकि उनके पास असलहे हैं, जब असलहे होते हैं वायलेंस होगा। और महिलाएं, जैसा कि आपने कहा, हमेशा से किसी भी स्ट्रगल में महिलाएं प्रताड़ित होती हैं, महिलाओं का इस्तेमाल किया जाता है, उनके शरीर का इस्तेमाल किया जाता है, उनके शरीर को एक जंग की भूमि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसा होता है, हालांकि वहां पे एक डिफरेंस जहां तक पता चलता है कि महिलाएं भी आर्म्ड मिलिशिया के आर्म्ड मिलिशिया में शामिल होती हैं, वो भी इक्वली रिस्पॉन्स। जैसे अभी आप अगर इस पूरे स्ट्रगल में ही देख लें, आज ही कल एक क्विंट का इंटरव्यू आया था, एक एक रेप सर्वाइवर का इंटरव्यू आया था। उन्होंने कहा था कि मैते पैरबीज, जो उनकी महिलाओं का, जो मदर्स ऑफ मैते बोल के जो ग्रुप है, जो विजिलेंटी ग्रुप है, उनकी महिलाओं ने उस महिला को, कुकी महिला को और आदमियों के हवाले कर दिया, और उनके सामने उस महिला का, कुकी महिला का गैंग रेप हुआ, और बाद में उनको छोड़ दिया गया, एंड शी इज अ सर्वाइवर। और वो आज की डेट में क्विंट पे आके ये बयान दे रही है कि ऐसा हुआ है। सो आई विल नॉट एब्सॉल्व दी महिलाज, जो महिलाएं हैं उनको मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ विक्टिम का रोल प्ले कर रही हैं, दे आर ऑल्सो परपिट्रेटर्स ऑफ वायलेंस, वो भी वायलेंस के परपिट्रेटर्स रही हैं, उन्होंने भी किया है। और आई वुड नॉट, मतलब मैं इस चीज को जनरलाइज नहीं करना चाहती कि बाहर के स्टेट्स में नहीं होता है ऐसा, महिलाएं ऐसा नहीं करती हैं। महिलाएं, हमेशा से इतिहास साक्षी रहा है कि पेट्रियार्की और पितृसत्ता के एनेबलर्स महिलाएं भी रही हैं इनफैक्ट। तो इसलिए वो नहीं कहूंगी कि, लेकिन हाँ, नॉर्थ ईस्ट में वायलेंस की वजह ये है, और महिलाएं भी वायलेंस का इक्वल, आई वुड नॉट से इक्वल, लेकिन पार्ट रही। मैं एक सवाल और आपसे ही कर लेना चाहता हूँ, फिर मैं आऊंगा
राकेश भाई, आप जाना चाह रहे हैं क्या? राकेश भाई 10 मिनट और दे दीजिए इसमें। मैं जी आऊंगा फिर डॉक्टर राकेश पाठक के पास ही आऊंगा, फिर आऊंगा हमारे जो प्रभाकर जी हैं उनके पास आऊंगा। तो मैं आपसे सवाल एक और छोटे में जवाब दीजिएगा मेडुसा जी, कि आपने जो कहा वो तो बड़ा मतलब भयावह है कि समाज में इस तरह से हो गया है, और इसका असर मैं कहूँ अगर कि जो जिस तरह से आप परेशान हैं, आसाम की हैं बावजूद इसके परेशान हैं, तो नॉर्थ ईस्ट के पूरे समाज पे इस जो घटना हो रही है, मणिपुर में घटना से ज्यादा मैं कहूँ जो राजनीति हो रही है, उसका क्या असर पड़ रहा है? बाकी समाज क्या सोच रहा है, दूसरे स्टेट के लोग क्या सोच रहे हैं? क्योंकि मिजोरम में तो ये रिएक्शन आ रहा है, तो क्या हम ये माने कि ये रिएक्शन जो है और फैलने वाला है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में फैलने वाला है? जी, जहाँ तक मेरी समझ है, मुझे तो लगता है कि 100% फैलने वाला है। इनफैक्ट हमारे वहाँ की एक काफ़ी जानी-मानी लेखिका है और समाज में वो सोशल वर्कर भी रही हैं, पैट्रिशिया मुखिम। उनका एक इंडिया टुडे में ओपिनियन पीस आया था। उन्होंने बहुत डिटेल में हर स्टेट में जो भी ट्राइबल ऑर्गनाइज़ेशंस रही हैं, आर्म्ड ट्राइबल ऑर्गनाइज़ेशंस एंड नॉन आर्म्ड ट्राइबल ऑर्गनाइज़ेशंस जो रही हैं, जिनका फिलहाल इनफैक्ट अभी भी आप काउंट कर लें, 20 से ज़्यादा ऐसे ऑर्गनाइज़ेशंस हैं जो आर्म्ड हैं, जो एक्टिव हैं, लेकिन उनका सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस विद दी का अंडरस्टैंडिंग है सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस मनमोहन सिंह और कांग्रेस गवर्नमेंट और सारी गवर्नमेंट के अंडर सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस का उन्होंने अग्रीमेंट किया है, और उस अग्रीमेंट के मुताबिक वो लोग किसी भी तरीके की एक्टिविटी में, किसी भी तरीके के वायलेंस में इन्वॉल्व नहीं है। इस वजह से, लेकिन अगर ये आग अगर फैलती है, अगर इसको और भी कंट्रोल करने में दिक्कत होती है, तो मुझे नहीं लगता कि समय लगेगा इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को, क्योंकि आज की डेट में अगर मैतेई जनता का कोई सरकार पे भरोसा नहीं है, कुकी जनता का सरकार पे भरोसा नहीं है, हर किसी ने अपने आप में हथियार उठाए हैं, आर्मरीज लूटी हैं, हथियार उठा के अपनी सुरक्षा वो स्वयं ही करने का सोच रहे हैं, क्योंकि ना उनको पुलिस पे भरोसा है, ना उनको आर्मी पे भरोसा है, ना उनको सरकार पे भरोसा है। अगर वहां की जनता, आर्म्ड पॉपुलेशन ये कर सकती है, तो कोई समय नहीं लगेगा। त्रिपुरा में भी देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस जो त्रिपुरा के जो इंडिजिनस लोग हैं, उनके हक की बात करते हैं और इनफैक्ट अलग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। क्या उनको अगर अगर इस तरीके ये अगर शांत नहीं होता है, तो क्या उनको इस तरीके का एक अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगा, एक मोटिवेशन नहीं मिलेगा कि हमें भी आर्म्ड अपराइजिंग करनी चाहिए, हमारी भी बात सुनी जाएगी? मिजोरम में ऑलरेडी इस तरीके का एक अपराइजिंग हो चुका है। 66 से 86 तक 20 साल तक मिजोरम बहुत परेशान रहा। मणिपुर में हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी एएफएसपीए के चलते क्या-क्या हो रहा, क्या-क्या हुआ था और किस तरह से मणिपुर भी कई समय तक, कई सालों तक परेशान रहा। असम खुद, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, उल्फा की वजह से असम में भी कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। आज की डेट में असम इज कंपैरेटिवली शांत देन मैं आपके साथ इस पे और विशेष अलग से बात मैं आपके साथ और अलग से विशेष बात करूंगा। थोड़ा समय की भी सीमा है, तो मैं आता हूं पहले डॉक्टर राकेश पाठक जी के साथ पास। डॉक्टर साहब, जो स्थिति बता रही हैं मेडुसा जी, वो तो बड़ा भयावह, अगर इस तरह से पूरे स्टेट में फैल जाता है फिर क्या होगा? मतलब फिर तो एक जो है, जो देश की अखंडता की बात हम करते रहते हैं बैठ करके, वो देश की अखंडता जिसे लगता है खतरे में है राजनीति के चक्कर में। क्या आपको क्या लग रहा है? कम शब्दों में ही बताएं, लेकिन क्या लग रहा है आपको? देखिए, निश्चित तौर पर जो परिदृश्य अभी सेवन सिस्टर्स का बताया मेडुसा ने, इसके अलावा भी जब से पिछले 8-9 सालों से केंद्र में एक बहुसंख्यक मानसिकता की सत्ता वाली सरकार है, सत्ता है, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो देश को बिखरने की तरफ ले जा रहा है। निश्चित तौर पर हमने देखा कि मणिपुर की घटना के बाद मिजोरम में जिस तरह की धमकियां दी जा रही हैं, और भी धीरे धीरे वहां पड़ोसी राज्यों में ये बढ़ सकती है, ये आग, ये चिंगारी। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अंत में किसी भी समस्या का समाधान शांतिपूर्ण बातचीत से ही हो सकता है। मिजोरम का जिक्र किया मेडुसा ने, ललडेंगा से समझौता किया था सरकार ने, राजीव गांधी के समय पंजाब में समझौता हुआ, असम में समझौता हुआ, और अंततः दशकों तक शांति बहाल हुई ना। ऐसा तो नहीं है कि उन समझौतों के बाद फिर वो राज्य उसी हिंसा के दौर में चले गए। तो इस सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, इसलिए भी अधिक है कि ये सीमावर्ती राज्य हैं। और आप देखेंगे सीमावर्ती यानी इनके पड़ोस में चीन है, इधर पाकिस्तान है, कश्मीर भी अशांत है,
370 के नाम पर आपने क्या थोप दिया है वहां पर हम जानते हैं। पंजाब में धीरे धीरे अलगाववादी ताकतें फिर से सिर उठा रही हैं। तमिलनाडु में भी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कल को कोई लट्टे वाले घुस के आ जाएं और वहां इस तरह की आवाजें उठने लगे। लेकिन केंद्र सरकार की जो रीति नीति है, जिस तरह से वो राजनीतिक तौर तरीकों से इस आग से खेल रही है, अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि पूरे देश में फैल जाएगा। लेकिन कौन जानता है कि इस सरकार और इसकी इस तरह की राजनीति से, आप वहां को छोड़ दीजिए उत्तर पूर्व को, बाकी के मध्य प्रदेश जैसे शांति के टापू में इस वक्त मालवा में हिंदू मुसलमान करने की सारी कोशिशें की जा रही हैं। आदिवासी जो क्षेत्र है उसमें ईसाइयों के खिलाफ अभियान चल रहे हैं। उनके सोशल मीडिया ग्रुप्स पर देख लीजिए किस तरह की बातें होती हैं। तो मैं आने वाले दिनों में इस तरह के खतरों को महसूस कर रहा हूं। उनकी पदचाप जो मेडुसा सुन रहे हैं वो मैं भी सुन रहा हूं और हम सब लोग सुन रहे हैं। लेकिन जिन्हें सुनना चाहिए, जिन्हें इस पर कान धरना चाहिए, वे इसको सुनने को तैयार नहीं है और वे इस राज्य आश्रित, राज्य संरक्षित हिंसा के लिए ही जिम्मेदार हैं। वे ही जिम्मेदार हैं और बाकी राज्यों में भी अगर ऐसा होता है तो उसके लिए ये सरकार और ये खास विचारधारा जिम्मेदार रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। धनंजय जी, मैं अनुमति लूंगा, मुझे कहीं और जाना है अभी। जी, आपका बहुत बहुत आभार। आप सब लोगों से इजाजत लेता हूँ। जी जी बिल्कुल। मैं प्रभाकर जी आपके पास मैं आता हूँ। जैसा अभी मेडुसा ने कहा और जो स्थिति बताई राकेश जी ने, फिर आप देखिए कि एक जो है मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो हेमंत बिश्व शर्मा है असम के मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार ने एक अलग किस्म की कमेटी बनाई है जिसमें नॉर्थ ईस्ट को लेकर के वो क्या विचार रखते हैं, किस तरह से हैंडल किया जाएगा। ऐसी कोई कमेटी आपको बेहतर पता होगी क्योंकि आप उन स्टेट्स पे आपकी निगाह रहती है। तो उसका क्या रोल है? क्या वो शांति के लिए प्रयास कर रही है या किस तरह का काम उस तरफ से हो रहा है? कोई रोल नहीं है। जब नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया गया था उसके कन्वेनर हैं ये, तो ये भी इनको एक बार जिम्मा सौंपा गया था। ये भी इंफॉल जाके इनके हाथ जले थे, इनकी बात किसी ने नहीं मानी, ये उल्टे पांव वापस लौट आए थे। तो हेमंत बिश्व शर्मा ठीक है, उनको पूर्वोत्तर का चाणक्य कहा जाता है। बाकी राज्यों में बीजेपी के पांव जमाने के लिए साम दाम दंड भेद जितने तरीके होते हैं वो सब जानते हैं। और कांग्रेस से चूंकि आए हैं तो बीजेपी में अपने केंद्रीय नेतृत्व में नंबर बढ़ाने के लिए वो अपनी हैसियत से ज्यादा बढ़ चढ़ कर बयान देते रहे हैं, कभी बराक ओबामा पर, कभी किसी पर। तो उनका मसला दूसरा है, उनको अपने नंबर बढ़वाने हैं, अपनी स्वामी भक्ति दिखानी है। लेकिन मणिपुर में उनका कुछ नहीं है, उनका कोई उनकी चलने वाली नहीं है। मैं दो चीजें खाली कहना चाहूंगा कि पहली बात ये कि पूर्वोत्तर हमेशा से उपेक्षा का शिकार रहा है और इसी उपेक्षा ने वहां अलगाववाद की भावना को मजबूत किया है हर राज्य में। मणिपुर में भी देखिए, नेशनल मीडिया में कहीं कोई खबर नहीं छपती थी, कहीं कोई बड़ी घटना हुई तो 4-6 लाइनों में अंदर के पन्ने पर निपटा दी जाती थी। जब ये बयान वायरल हुआ, ये वीडियो, और प्रधानमंत्री ने जब 36 सेकंड का बयान दिया, तब देखिए सब जगह मणिपुर आने लगा। लेकिन अगले दिन ही फिर पश्चिम बंगाल के वीडियो वायरल होने लगे यहाँ, और उस घटना को दबाने की कोशिश की जाने लगी। लिपापोती जैसे लॉकेट चटर्जी ने रोना धोना मचाया, बाद में पता चला कि वैसी कोई घटना हुई ही नहीं थी, पुलिस महानिदेशक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। तो ये सब चीजें हो रही है। दूसरी चीज ये कि मणिपुर में समाज, ऐसी स्थिति में सामाजिक दायित्व, समाज के संगठनों का दायित्व होता है हालात पर काबू पाना, लेकिन वहां समाज ही बटा हुआ है। वहां न कोई पुलिस है, न कोई सरकारी कर्मचारी है। वहां अब या तो माइती हैं या तो कुकी हैं। आप देखिए, पुलिस वाले भाग गए हैं, पुलिस वाले बंट गए हैं, सरकारी कर्मचारी अपने अपने इलाकों में चले गए हैं, वहीं से काम कर रहे हैं। जो कुकी है वो पर्वतीय इलाके से काम कर रहा है, मैतेई है वहां यहाँ से काम कर रहा है। तो ये बहुत कठिन और खतरनाक स्थिति है। पूरा समाज नीचे से चपरासी से मुख्यमंत्री तक दो तबकों में बंट गया है। साफ साफ विभाजन की रेखा साफ हो गई है और ये बहुत खतरनाक स्थिति है। जब तक इस विभाजन को, इस जो खाई लगातार चौड़ी हो गई है, इसे पाटने की दिशा में ठोस पहल नहीं की गई, तब तक मणिपुर में हिंसा जारी रहेगी, आसपास के राज्यों में भी फैलेगी। ये कम से कम मैं मानता हूँ। जी जी लास्ट में बाइंडर प्लान के लिए कम समय हमारे पास तो खत्म हो गया था कब का। नेहा जी, मैं आपके पास आता हूँ। ये जो पूरा परिदृश्य आप देख रही हैं, उसमें क्या लग रहा है? हम कहाँ भटक गए हैं या यही हमारा रास्ता था? बिल्कुल रास्ता तो ये नहीं था धनंजय जी। निर्भया के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद महिला सुरक्षा जो है
वो सरकारों की प्राथमिकता होगी। पॉक्सो आया तो ऐसा लगा कि महिला सुरक्षा कम से कम प्राथमिकता में सबसे ऊपर है, लेकिन इन 9 वर्षों में महिला सुरक्षा और महिला का मुद्दा, महिला सम्मान का मुद्दा, महिला आरक्षण का मुद्दा, आप देखिए ना कि आप हाशिए पे चला गया है। महिला बाल विकास कल्याण मंत्री सिर्फ और सिर्फ अमेठी में क्या चल रहा है, राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी करने के लिए मीडिया में तो आती हैं, लेकिन महिला कल्याण के लिए क्या हो रहा है, इसके लिए वो नदारद दिखती हैं। आप एनसीडब्ल्यू का हाल देख लीजिए, पहले भी ऐसा होता था, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होता था कि एनसीडब्ल्यू में अगर कांग्रेस की कोई प्रतिनिधि है या फिर कांग्रेस बैकग्राउंड से है तो, लेकिन अब विभाजन जो है इतना स्पष्ट हो गया और बिल्कुल बेशरम तरीके से स्पष्ट हो गया है। महिला सम्मान और महिला सुरक्षा तो अब विभाजन के हिसाब से, विचारधारा के हिसाब से प्राथमिकता मिलती है। पश्चिम बंगाल में अगर कुछ प्रताड़ना हो रही है तो वहां एनसीडब्ल्यू खुद पहुंच जाती है अपनी टीम लेकर, वहां बार बार जो है सरकार को कार्रवाई के लिए चिट्ठी भेजी जाती है। लेकिन अगर यही बीजेपी शासित उसमें कुछ हो जाए तो फिर उस पर आंखें मूंद ली जाती है या फिर खानापूर्ति की कार्रवाई। देख लीजिए मणिपुर को लेकर रेखा शर्मा ने क्या कहा। महिला सम्मान और महिला सुरक्षा आज फिर से वहीं पे आके खड़ा हो गया है। मैं तो कहती हूँ कि बिल्कुल 90s के दौर में हम पहुंच गए हैं। हम विकसित देश की बात करें, लेकिन हमें भूल जाना चाहिए हम विकासशील कहलाने के भी लायक नहीं बचे हैं। जब महिला सम्मान को लेकर अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट में और यूरोपियन पार्लियामेंट में भारत की निंदा की जाती है, इसको किर्गिस्तान जैसे देशों के साथ जो है उस लिस्ट में डाला जाता है कि यहाँ पे भी इस तरह की हिंसा हो रही है, तो फिर हमें बहुत ही शर्म से जो है शर्मसार तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमें और ज्यादा आक्रामक होकर सवाल पूछना चाहिए। धनंजय जी, मणिपुर में सब लोग निकल रहे, मैं तो कहती हूँ कि काले कपड़े पहनकर हम सबको जो है इस पर खुलकर बात कर लीजिए। सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन देखिए ना आप यहाँ पे भी विभाजन देख लीजिए। मैं तो देखती हूँ विभाजन इतना है कि पहले मीडिया कम से कम एक तरह दिखता था, लेकिन मीडिया में एक दूसरे पर जो है अटैक हो रहे हैं। आप ANI को देख लीजिए, आप अर्नब गोस्वामी को देख लीजिए, आप सारी प्रमुख राष्ट्रीय मीडिया जो है वो बटी हुई, वो देखती है कि ये मामला कहाँ का है। तो ये विभाजन बहुत गहरा गया है और महिला सम्मान सुरक्षा सब हाशिए पर। जी बिल्कुल, वो तो है, लेकिन और साथ साथ एक बात मैं ये कहूँ कि राज्यपाल जो है वहाँ की, जो मणिपुर की राज्यपाल है, उन्होंने भी अफसोस जताया है और उन्होंने कहा है कि हम भरोसा देते हैं कि जल्दी सरकार इस पे काम करे और शांति लाए। उसके अलावा कई जगह विरोध हो रहा है, झारखंड में भी विरोध हुआ, कई जगह इसको लेकर के विरोध हुआ है। ऐसा नहीं है कि देश चुप है, देश इस पे सवाल कर रहा है और मुझे लगता है आने वाले समय में कहीं ना कहीं हम जो फिर से जो भटके हैं राह, जिस तरह की राजनीति चल रही है वो राजनीति बदलेगी और ये राजनीति बदलने का काम कोई नेता नहीं कर सकता है। जिस तरह का आज का माहौल है, क्योंकि नेता के लिए सत्ता इंपॉर्टेंट हो गई है, तो वो बदलने का काम हम नागरिक करेंगे। वो चाहे भारत के अन्य हिस्सों के हो या नॉर्थ ईस्ट के हो या दिल्ली के हो, तो हम नागरिकों को नहीं धनंजय जी, मुझे लगता है धार्मिक उन्माद में देश की जनता ऐसे डूब चुकी है कि ये तस्वीरें भी झकझोरती नहीं है। ये प्रदर्शन करने वाले भी बहुत गिने चुने लोग हैं और इसका असर होना बंद हो गया है। इसकी जो जितनी तीव्रता होनी चाहिए थी वो कम हो गई है धनंजय जी, मुझे लगता है। लेकिन हम लोगों की भूमिका बढ़ जाती है कि हम लोग एक सही पत्रकारिता करें और जनता के पास या नागरिकों को अवेयर करें कि देखो ये हो रहा है, इसका ये खामियाजा होगा। क्योंकि उनको तो आप लाभार्थी बना करके आपने छुपा दिया है, ढक दिया। एक लाभार्थी हो गया, किसी को लग रहा है कि हमको इतना पैसा इधर से आ रहा है, किसी को लग रहा है कि हमको क्या करना है, हमारा तो घर बचा हुआ है। लेकिन जब दूसरे का घर जलते हुए आपको दिख रहा है कि वहां खाना बन रहा है, लेकिन किसी दिन आपका घर भी जलेगा, तब पीड़ा आएगी आपके पास। लेकिन उस पीड़ा से पहले जागिए और अपने परिवारों को जैसे सुरक्षित रखना चाहते हैं वो तभी सुरक्षित रहेंगे जब आपके पड़ोसी, जब आपके आसपास के लोग, जहां आप काम करने जाते हैं वहां के लोग भी सुरक्षित रहेंगे। आप दोनों, आप जो उपस्थित हैं डॉक्टर मेडुसा और नेहा शुक्ला, और साथ जो थे डॉक्टर राकेश पाठक और प्रभाकर तिवारी जी, आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आपने हमारा कार्यक्रम देखा, आपको कैसा लगा ये जरूर बताएं और अगर अच्छा लगता है तो अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर करें। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारा चैनल जो है सब ये जो है मोनेटाइज हो गया है और अब उसके नीचे जहां पे बात करते हैं आप, उसके नीचे आपको दिखाई पड़ेगा एक डॉलर का चिन्ह आता है। तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छी पत्रकारिता आगे बढ़े, सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सपोर्ट कर सकते हैं। लगता है आपको कि हाँ ये बर्थ है जिसके लिए कुछ पैसे खर्च किए जा सकते हैं तो आप करें। अगर नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, आप देखें लेकिन हमारे कार्यक्रम और आप देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।